तो हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट वेयर द लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन द डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड होता हो तो उन्हें जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट मेनली कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल। ये कौन सी मेटल होती है? ट्रांजिशन मेटल होती है, सिर्फ जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर। मीन्स ये एक्सेप्शन है। जिंक, कैडमियम और मरकरी में क्या होता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी के अंदर, Hg के अंदर जो होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो फुली फिल्ड होते हैं। मतलब डी ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड होता है, इसलिए इनको जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते, इनको ओनली डी ऑर्बिटल के मेटल कहते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है सबसे पहला आता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, अगर मैं बात करूँ 3D के लिए, तो स्टार्ट जो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आता है 4s2 और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है 3D, 1 से लेकर 10 तक मामला चलता है। तो देखिए कैसे है। फर्स्ट जैसे स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम के लिए आप देख लो 21 पे है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर लिखेंगे 4s और यहाँ पर लिखेंगे और 3d। 4s में होता है 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें होता है 1, जैसे 2 1। ऐसे ही टाइटेनियम, देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन एंड आल्सो इन 3d 2 इलेक्ट्रॉन। 4s 2 इलेक्ट्रॉन वेनेडियम में और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। क्रोमियम में यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्रोमियम के अंदर क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन तो होता है 4s में और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें? 3d में। इसका रीजन है हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो है वो हाफ फील्ड की ज़्यादा होती है। मैंगनीज में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन किस में? s में और 5 इलेक्ट्रॉन d में। ऐसे ही आयरन में 2 इलेक्ट्रॉन s में एंड 6 इलेक्ट्रॉन d में। 2 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। निकल में 2 and 8, but in copper there is 1 electron in 4s। 1 इलेक्ट्रॉन होता है 4s में, 3d में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर भी ये एक्सेप्शन हो जाता है ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। जिंक में 2 and 10। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर मैं 3d की बात करूँ तो यहाँ पर 3d के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3d के अंदर, 3d सीरीज के अंदर 4s2 एंड 4s 1 से 2। ठीक है, कभी कभी 1 में 1 से 2 एंड 3d 1 से लेकर 10 तक, है ना। दैट मीन्स अगर सभी डी ब्लॉक का अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलूँ तो क्या हो जाएगा, n-1 d 1 से लेकर 10 तक और ns 1 से 2 होगा। तो ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो शो करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और साथ में ns मतलब s ब्लॉक में कितने हैं अपने इलेक्ट्रॉन वो शो करेंगे। तो अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो यहाँ पर जो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है स्कैंडियम का, वो क्या होता है s2d1, इसका क्या होता है s2d2, इसका क्या होता है s2d3, इसका होता है s1d5, इसका क्या होता है s2d5, इसका होता है s2d6, कोबाल्ट का होता है s2d7, निकल का होता है s2d8, कॉपर का होता है s1d10 और जिंक का होता है s2d10। तो अब आप देखो +2 सभी में है, तो कॉमन क्यों हो गई +2? क्योंकि यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, सभी में कॉमन कौन सी है ऑक्सीडेशन स्टेट, विच इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 ड्यू टू देयर इज द 4s, है ना, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट, है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा, तो इनमें जो है वो +3 ऑक्सीडेशन होगी, +3 इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पर एक और चीज देखने के लिए है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली क्रोमियम और कॉपर में क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर s में दोनों के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। थर्ड नंबर है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? Mn। नंबर ऑफ हायर भी Mn दिखाता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी कौन दिखाता है? Mn दिखाता है। ठीक है,
तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर बस एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो यहाँ पर कौन सी होगी, +2। स्टेबिलिटी के बारे में बात करें कि कौन सी ऑक्सीडेशन, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दे दी और किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आपको सीधा सीधा चेक करना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हाफ फिल्ड है या फिर फुली फिल्ड है तो वो क्या हो जाएगी, स्टेबल, दूसरी वाली हो जाएगी अनस्टेबल। क्रोमियम और कॉपर +1 क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेज नंबर में भी और ऐसे भी जो है वो कौन शो करता है, मैंगनीज। तो ऑक्सीडेशन से है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है, अगर कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा आयन या एटम क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है, तो ऐसा कंपाउंड क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, म्यू इज टू N+2, बोहर मैग्नेटॉन, है ना, इसकी ये यूनिट है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी क्या यूनिट होगी, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसके पीछे पॉइंट लगा के बोर मैग्नेटॉन लिख दो, डायरेक्ट इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ऐसे 2 है तो 2.8, 3 है तो 3.8, ये अप्रोक्सीमेट है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो N.8 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। तो n यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आते हैं जनरल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहला तो है कलर। पहली बात, कलर क्यों शो करते हैं, क्योंकि डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, डी स्प्लिट होता है Eg और T2G में, या T2G और Eg के अंदर। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करता है एनर्जी लेकर ऊपर, तो जब वापस नीचे आता है तो कुछ एनर्जी क्या करता है, इमिट, जो हमको कलर के फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो ही कलर जो है वो शो करेगा, ये चीज क्लियर है। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कैसा होगा, कलरलेस, ठीक है। फिर आती है बात बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की। तो एक चीज हमें समझनी होगी कि अपने लिए एक मेटल का पीस है, द पीस ऑफ मेटल, है ना, एक मेटल का पीस है। इस मेटल के पीस में मान लो बहुत सारे क्या है, आयरन के न्यूक्लियस है। आयरन के न्यूक्लियस है तो इसके अंदर, आयरन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन भी पड़े, आयरन के, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक आयरन नहीं पकड़ता, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बहुत सारे आयरन से क्या मिलता है, अट्रैक्शन फोर्सेस। इसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है, मेटल मेटल बॉन्ड, बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इस स्टेबिलिटी की वजह क्या होगी, स्टेबिलिटी की वजह, रीजन क्या हो गया स्टेबिलिटी का, द रीजन इज कि यहाँ पर मेटल मेटल स्टेबिलिटी है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ही मेटल मेटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटल मेटल बॉन्ड जितना ज्यादा होगा उतना ही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बताओ क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, मेटल मेटल बॉन्ड तो क्या होंगे, एलिमेंट जो है वो नियर आएंगे, पास पास आएंगे। तो पास पास आने से क्या होगा कि अब उनको आप सेम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको वापस दूर ले जाने के लिए। मतलब सॉलिड से अगर आप उसको लिक्विड बना रहे हो तो आपको दूर ले जाना पड़ेगा एलिमेंट्स को, डिस्टेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी। और लिक्विड से आप क्या बना रहे हो, गैस बना रहे हो, तो लिक्विड से गैस बनाने के लिए भी डिस्टेंस इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो है वो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। एनर्जी देने का मतलब है टेम्परेचर आपको वैल्यू जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सीधा शॉर्टकट में बोलूं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेटल मेटल बॉन्डिंग, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इंटरस्टियल कंपाउंड क्या होता है, इंटरस्टियल कंपाउंड क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो मेटल होती है वो होती है एक फिक्स कंपोजिशन में, है ना, लेटिस के अंदर। लेटिस में एकदम है ना मेटल ढंग से रहती है, ठीक है। उसके मेट लेटिस के बीच में क्या होता है, वॉइड्स होता है ना, बीच में खाली जगह होती है, वॉइड्स होती है। उस वॉइड्स के अंदर स्मॉल एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये आ जाते हैं। ये आ जाने से नया कंपाउंड बनता है जिनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड ज्यादा हार्ड होते हैं प्योर के मुकाबले। क्यों, क्योंकि बीच में जो खाली वर्ड थी वो भर गई, भरने से क्या हो गया, उसकी डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इनकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। कंडक्टिविटी सेम रहती है बट इनकी हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि वर्ड्स को एक और इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं, जो बीच का स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अब अपन बात करते हैं साइज की। अगर अपन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम तक जाते हैं तो यहाँ पर साइज क्या होती है, डिक्रीज ड्यू टू जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, इसलिए साइज क्या होती है, डिक्रीज। बिकॉज ये सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं, 3D में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। 3D का मतलब हुआ कि 1 2 और ये 3,
सारे इलेक्ट्रॉन 3D में भरे जा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं और साथ में क्या इंक्रीज हो रहा है, साथ में जो है वो n इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा, z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा, और z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इसकी साइज क्या होगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, छोटी। अब Mn से लेकर कॉपर तक जो है वो साइज लगभग क्या रहती है, साइज लगभग क्या रहती है, कांस्टेंट। इसका रीजन है यहाँ पर, यहाँ तक क्या हो गया, D5 हो गए, अब D5 से क्या बनता है, D5 से अब बनने लग जाता है D6, मतलब कपलिंग होनी स्टार्ट होगी, कपलिंग होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Z इफेक्टिव तो इंक्रीज हो ही रहा है, पर साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी इंक्रीज हो रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, इसलिए जो है वो यहाँ पर साइज क्या रहती है, कांस्टेंट। कॉपर से जिंक में क्या होता है, कपलिंग कंप्लीटली हो जाती है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा, इसलिए यहाँ पर साइज जो है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, इंक्रीज। ये तो हुई 3D की बात। अब अगर अपन 3D 4D और 5D की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, देयर इज इंक्रीजिंग साइज ड्यू टू शेल, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, सीधी सी बात है, अगर 3 ऑर्बिट है, 3 ऑर्बिट है तो साइज कम होगी, 4 ऑर्बिट है तो क्या होगा, साइज और भी क्या होगी, ज्यादा होगी, 5 ऑर्बिट की साइज और भी ज्यादा होगी। तो जनरली ये होना चाहिए, तो ये होता भी है कि स्कैंडियम से ज्यादा इट्रियम की, इट्रियम से ज्यादा लेंथेनम की जो है वो साइज होती है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं लेंथेनम के बीच में यहाँ पर 14 एलिमेंट आ जाते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं लेंथेनाइट के, इनको बोलते हैं लेंथेनाइट, ठीक है। इन 14 एलिमेंट के बाद में ये वापस से डी ब्लॉक शुरू होता है, इसकी वजह से क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो धीरे धीरे इनकी साइज छोटी होते होते ये जो हाफनियम होता है ये जिरकोनियम के बराबर हो जाता है और नियोबियम टेंटेलम के बराबर, और ऐसे ही 4D के एलिमेंट ठीक उसके नीचे वाले एलिमेंट के इक्वल हो जाता है साइज में। साइज में इक्वल होने से क्या होता है, इनका फिजिकल सेपरेशन जो है वो मुश्किल हो जाता है, फिजिकल सेपरेशन क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है, क्योंकि इनकी साइज एक जैसी है तो इन्हें फिर फिजिकली अलग बनना मुश्किल है। टाइटेनियम नो डाउट जिरकोनियम से ज्यादा होगा, 3D नो डाउट 4D और 5D जो है नो डाउट इनकी साइज ज्यादा होगी, किससे, 3D से, लेकिन 4D और 5D की जो है वो साइज लगभग सेम होगी। इसका रीजन एक ही है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी अगर अपन 3D के अंदर 4D के अंदर किसी के अंदर भी इस तरह से जाते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा, हमेशा डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जनरली क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर आपके ना साइज तो जनरली क्या रह रही है, इक्वल रह रही है, लेकिन लगातार प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लगातार प्रोटॉन बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज। लेकिन अगर आप 3D 4D और 5D की बात करो तो ऑब्वियसली 3D की डेंसिटी कम होती है, किससे, 4D से, तो 4D की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन 4D और 5D में अगर अपन बात करें तो 5D की डेंसिटी जो है वो डबल हो जाती है, 5D की जो डेंसिटी है वो डबल हो जाती है, किससे, 4D से। क्या रीजन है, क्योंकि 5D का साइज तो 4D के बराबर है, 5D का साइज जो है वो, अब अपन को पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब ये सीधा सा क्या, साइज। अब अपन को पता है कि यहाँ पर मास भी ज्यादा है किसका, 5D का, लेकिन साइज किसके इक्वल है, 4D के, मास ज्यादा हो गया साइज, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और लगभग डेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाती है, किसकी, 5D की 4D से। इसका भी रीजन क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो एक तो होती है होमोजेनस कैटालिटिक और दूसरा होता है हेटेरोजेनस कैटालाइसिस। होमोजेनस का मतलब है रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों ही किसमें हो, सेम फेज में हो, किसमें हो, सेम फेज के अंदर हो। हेटेरोजेनस का क्या मतलब है, हेटेरोजेनस का मतलब है रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जो है वो दोनों सेम फेज के अंदर नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं होमोजेनस की बात करूं तो मैग्नीज आयन जो होता है वो ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में होगा, और सारी रिडॉक्स रिएक्शन जो होगी वो भी लिक्विड फॉर्म में होगी, क्योंकि आयंस की होती है रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो गया होमोजेनस कैटलिस्ट का एग्जांपल। अगर हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आयरन इन हैबर प्रोसेस, जैसे N2 प्लस H2, यहाँ रेड हॉट ट्यूब आयरन की होती है, रेड हॉट मतलब एकदम गर्म, और इससे क्या बनता है, NH3 बनता है, तो इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस। यहाँ पर आयरन लेते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो जिसमें कि अपन क्या बनाते हैं, H2SO4 फॉर्मेशन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि SO2 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और ये क्या बनता है, SO3। यहाँ पर क्या लेते हैं यूज, V2O5 का यूज लेते हैं एज ए कैटलिस्ट। और अपन क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, जो अपने वेजिटेबल ऑयल होते हैं, है ना, वेजिटेबल ऑयल, इनको जो है वो डालडा घी बनाने के लिए, हाइड्रोजिनेशन करने के लिए, डालडा घी का मतलब है हाइड्रोजिनेशन, उनमें क्या जोड़ा जाता है, हाइड्रोजन। ये होते हैं अनसैचुरेटेड, जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ता है
तो ये क्या हो जाते हैं, सैचुरेटेड। तो इनके लिए जो है वो प्लेटिनम, निकल ये यूज में लेते हैं। ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या होता है, कार्बोनिल निकलता है एज कंबंशन, है ना, अगर इनकम्प्लीट कंबंशन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगा। अब इसको क्या करता है, ये जो ऑटोमोबाइल का कैटालिटिक कन्वर्टर है वो उस कार्बन मोनोऑक्साइड जो ज्यादा पॉइजनस होती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, CO2 में, और नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा पॉइजनस होती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रोजन में। तो ये जो है इसका काम करता है, ये यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर का काम करता है पैलेडियम, ठीक है। फिर है अलॉय, कौन कौन सी अलॉय यहाँ पर जो है क्या होती है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, इसको बोलते हैं अपन अलॉय। तो सबसे पहली होती है कॉइन मेटल। कॉइन मेटल कौन सी होती है, कॉपर और निकल। तो आप याद करने के लिए कॉइन CO से कॉपर और Ni से निकल। जर्मन सिल्वर का मतलब इसमें कुछ भी सिल्वर नहीं होती, कॉपर, जिंक और निकल। ब्रास का याद रखना कॉपर और जिंक होता है, ब्रास में क्या होता है, कॉपर और जिंक। और ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर और टिन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, बेल मेटल। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, FeCr और Ni होता है ना, फिकर नहीं। स्टेनलेस स्टील का मतलब है अब फिकर नहीं। नाइक्रोम में क्या होता है, निकल की जो क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, क्रोमियम और फिर आयरन। तो नाम से पता चल रहा है, निकल, क्रोमियम और आयरन, नाइक्रोम। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड्स की, डी ब्लॉक के दो कंपाउंड्स है, KMnO4 और K2Cr2O7। KMnO4 जो होता है वो डार्क पर्पल कलर का होता है, एनहाइड्रस होता है, और इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, निडल लाइक छोटे छोटे से क्रिस्टल होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, इस तरह से K प्लस होता है, और ये यहाँ पर MnO4-1 है। अब अपन बात करते हैं बिहेवियर ऑफ KMnO4 की। तो इनका बिहेवियर अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल में। तो एक याद रखने की ट्रिक के हिसाब से आपको क्या याद रखना है, BN है, B फॉर बेस, N फॉर न्यूट्रल और A फॉर एसिड। बेसिक मीडियम में ये 1 इलेक्ट्रॉन चेंज करता है, न्यूट्रल मीडियम में ये 3 इलेक्ट्रॉन और एसिडिक मीडियम में ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब देखिए कैसे कैसे होता है, देखिए एसिडिक मीडियम में जैसे अपन को पता है यहाँ पर KMnO4 अपन ने लिया, मीडियम कैसा है, एसिडिक है, और अपन को ये भी ध्यान है ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 में। तो MnO4- में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, +2 में। दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंजेस हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन। तो एसिडिक मीडियम में ये हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा। और इसमें क्या होता है, ये पर्पल से क्या बन जाता है, कलरलेस, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें किसकी, बेसिक मीडियम की, तो बेसिक मीडियम में क्या होता है, बेसिक मीडियम में होता ये है, अब देखो बेसिक मीडियम में क्या होता है, वही KMnO4 लिया, साथ में न्यूट्रल है मीडियम, सॉरी न्यूट्रल मीडियम है। न्यूट्रल मीडियम में अपन को ये भी पता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या बना दिया इसने, MnO2। और अपन को पता है MnO2 का मतलब है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले कितनी थी, +7। कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हुआ, 3 इलेक्ट्रॉनों का। यहाँ पर पर्पल है जो ब्राउन PPT में कन्वर्ट होता है। अगर अपन बात करें बेसिक मीडियम की, तो यहाँ पर अपन ने पहले बता रखा है कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज होगा, 1। तो बेसिक मीडियम में यही KMnO4 लिया, 1 इलेक्ट्रॉनों का चेंज होगा, तो Mn4-2, मतलब यहाँ पर +7 से ये किस में जा रहा है, +6 के अंदर जा रहा है। यहाँ पर्पल से क्या हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। याद रखना क्या, एसिडिक मीडियम में हमेशा ये रिड्यूस होगा Mn+2 में, और कलरलेस। ये तीन जो मेन इसकी रिएक्शन है। अब अपन अगर बात करते हैं किसकी, K2Cr2O7 की। तो K2Cr2O7 की अपन बात कर रहे हैं, तो पहले तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। क्रोमियम इसमें मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6 है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। ऑरेंज कलर का कब होगा, जब ये लो पीएच की तरफ जाएगा तब तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज। और ये डाइक्रोमेट के रूप में होता है, कैसे रूप में होगा, डाइक्रोमेट के, ठीक है। अगर हाई पीएच होगी तो ये मोनोक्रोमेट के रूप में होगा, ठीक है। ये येलो इस कलर देगा, और अगर डाइक्रोमेट की फॉर्म में होगा तो ऑरेंज कलर देगा। ये जनरली एसिडिक सॉल्यूशन में ही काम करता है, ठीक है। और ये नई ऑक्सीजन बनाता है, और ऑक्सीजन का अगर ये ऑक्सीजन बनाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन बनाने का मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। और ये जो है वो +6 से कहाँ जाता है, +3 में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ये चेंज एक बार में करेगा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉनों का चेंज होगा। देखो तो ये क्या है, K2Cr2O7, और यहाँ पर क्या है, एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम में ये नेसेंट मतलब न्यू ऑक्सीजन का क्रिएट करता है। और यहाँ पर क्या बनता है, H2SO4 का बन जाएगा K2SO4, और
ऐसे ही H2SO4 का Cr2SO4 बन जाएगा और साथ में निकल जाएगा H2O। तो यहाँ पर चेंजेस क्या हुआ, तो Cr2O7 जो है वो 2Cr+3 में कन्वर्ट हुआ, मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉनों का घालमेल हो गया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हुआ। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब एल्केलाइन KMnO4 को बेयर रिएजेंट कहते हैं, इसका ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है। तो कहाँ काम आ सकता है, देखो RC ये एसिड है, अगर अपन ने KMnO4 H+ लिया तो ये यहाँ पर क्या बना देगा, एल्केन, और साथ में इसके क्या निकाल देगा बाहर, O2। ठीक है, बाकी सब चीजें +6 Cr+6 होता है, वह मेनली एसिडिक मीडियम में काम करता है, जबकि KMnO4 सारे मीडियम में काम करता है। अब अपन बात करते हैं लेंथेनाइड की। सबसे पहले अपन को ध्यान रखना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो सीरीज होती है, 4f और 5f। इनको इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल के बीच में आ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर क्या होगी, इनर्ट गैस, सबसे आगे इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, उसके बाद F, फिर D और फिर S। अगर NS है, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए होगा, D में 0 से 1 होंगे, N-1D होगा, और N-2 F1 से 14 होगा। 4F की सीरीज का क्या होगा, यहाँ पर आएगा जीनोन, 4F 1 to 14 होगा, 5D 0 से 1 और 6S 4 5 6। आपको बताया 4F 4 5 6 से याद रह जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है 2 और 8 जो है वो ग्राउंड स्टेट के अंदर एब्सेंट होता है, ये याद रखना। जनरली इसका अगर पूछा जाए तो F के अंदर 2 और 8 एब्सेंट है। ठीक है, 5F की बात करूं तो यहाँ रेडॉन होगा सबसे आगे, उसके बाद 5F 1 to 14, फिर 5D 0 to 1 और 6S 2। अब 4F सीरीज का अपन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सबसे पहले लेंथेनम करें, ये 4F के अंदर नहीं आता है। ठीक है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन है, तो ये लेंथेनाइड के अंदर नहीं आता। 4F सीरीज को लेंथेनाइड भी बोलते हैं। लेंथेनाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेंथेनम के बाद के एलिमेंट होते हैं उनको लेंथेनाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 5D में ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, 6 में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। अब 4F की बात करूं तो यहाँ पर कितने होते हैं, 0, बट यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1। ठीक है, इसको ध्यान देना है 4F को। अब मैंने पहले क्या बताया था, 2 और 8 एब्सेंट है, तो सीधा यहाँ क्या कर दो, 3 कैसे हो गए, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0, यहाँ हो गया 2, फिर आ गया 4 0 2 5 0 2 6 0 2 7 0 और 2। अब हाफ फील्ड आ गया है तो रुकना है, वापस से क्या करना है, 7। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो आ गया वो किस में डालना है, D में, 2। फिर क्या आ गया, फिर अपन को पता 8 नहीं है तो डायरेक्ट क्या कर दो, 9, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 0 2 10 0 2 11 0 2 12 0 2 13 0 2 14 0 2 14 ही आएगा, 15 तो है नहीं, फिर 14 आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल दो, D में, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4F में जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली होती है और 3 इलेक्ट्रॉन अपन को निकालने हैं। तो अपन को पता है 2 S से निकाल दो और एक कहाँ से निकाल दो, D से, है ना। तो कहने का मतलब है S में भी 0 और D में हमेशा क्या होगा, 0, तो सब में 0 0 0 0। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की। इन सबकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर अपन बात करें तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो पहली चीज तो क्लियर हो गई, यहाँ सब क्या हो जाएंगे, 0। लेंथेनम में ऑलरेडी क्या है, 0 है ही नहीं पहले इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो ये टोटल लगातार बस 1 to 14 भर देना आपको। तो ये किसका हो गया, लेंथेनाइड के +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहली बात तो ये कैसी सीरीज है, नेचुरल। ओनली प्रोमिथियम जो है वो कैसा है, अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है ना। सारे क्या होते हैं, कलर्ड, और सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। क्योंकि आप 14 इलेक्ट्रॉन कब तक भरोगे, 14 भरोगे तो D में अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो कहने का मतलब है इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, यहाँ पर +3 है, नो डाउट। लेकिन एक्सेप्शन की फॉर्म में +2 और +4 होती है। +2 किसकी होती है, सीरियम की। क्यों होती है, क्योंकि +2 होने पर वो फुली फिल्ड हो जाता है। ऐसे यूरोपियम +2 होता है तो वो क्या हो जाता है, हाफ फिल्ड। ऐसे
इट्रिबियम होता है वो जो है वो +4 दिखाता है क्योंकि वो हाफ फिल्ड हो जाता है +4 होने पर, और इट्रिबियम है ना जो है वो फुली फिल्ड होने की वजह से +2 शो करता है, सॉरी +4 शो करता है, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन। रिएक्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, +3 वाले कंपाउंड बना देते हैं। जैसे एसिड की फॉर्म में, एसिड जब भी किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो H2 जो है वो रिलीज होगी, और आपको ये देखो लेंथेनाइट का क्लोराइड के साथ 3 बना दो। क्यों बनाया 3? क्योंकि अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, देखो +3। तो घूम फिर के अपन को ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। यहाँ पर LnOH3 क्यों बना है? Ln का मतलब समझ गए, 14 में से कोई भी एलिमेंट यहाँ पर हो सकता है, तो OH को जोड़ दो। N2 एक नाइट्रोजन पर जनरली कितना होता है, -3, तो 2 नाइट्रोजन पर कितना हो जाएगा, -6। तो -6 को ऐसे सेट करना है कि, है ना, तो इसके लिए सीधा क्या बना दो, ये। तो एक लेंथेनाइट में यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, +3। ऐसे ही ऑक्सीजन हो या फिर सल्फर हो, दोनों ही जब कंपाउंड के फॉर्म में होंगे तो अपन को पता है -2 चार्ज होता है, और -2 चार्ज Ln2O3 बनाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस पे क्या चार्ज होगा, +3। तो आप कैसा बना दो, Ln2O3, ठीक है। फिर है क्लोराइड। क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो मैंने आपको बता ही दिया है, LnCl3, ये बना दो +3 वाला कंपाउंड। तो इस तरह से अपन को कंपाउंड बनाना है। फिर बात करते हैं एक्टिनाइड की। पहली बात तो एक्टिनाइड जो है वो आर्टिफिशियल है, सिर्फ थोरियम, प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम मतलब थापायु, ये तीनों जो है वो कैसे है, नेचुरल है। ये कैसे है, नेचुरल है। बाकी पूरी सीरीज जो है वो आर्टिफिशियल है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4, +5, +6 और +7 तक जाती है। हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, नेपच्यूनियम दिखाता है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वो है +7, और नंबर ऑफ में भी ज्यादा कौन दिखाता है, नेपच्यूनियम। यूरेनियम जो होता है वो होता है, यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आते हैं उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स को जो है वो अपन ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। साइज की बात करूं तो यहाँ पर भी वही सीन है, एक्टिनियम के बाद F स्टार्ट होते हैं, है ना, थोरियम फिर प्रोटेक्टिनियम, ये। तो इनकी साइज भी लगातार क्या होती जाती, छोटी, क्योंकि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर होता है। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है 5F के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट से। 5F का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से साइज लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब इनके यूजेस की बात करूं तो यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल में यूज आता है, और जो प्लूटोनियम है वो न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर यूज